हम लोगों का जो अब अगला चैप्टर था वो है मौर्योत्तर काल में बिहार, यानी कि मौर्य राजवंश के बाद बिहार में जो राजवंश आए उसको हम लोग इसमें देखेंगे। हम लोग इसमें जो है सबसे पहले शुंग राजवंश को लेते हैं। शुंग राजवंश, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जो अंतिम मौर्य शासक थे, अंतिम मौर्य शासक, इनका नाम वृत्रथ था, वृत्रथ। और इसी की हत्या जो है 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। पुष्यमित्र शुंग ने जो है 185 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी थी, और यहीं से जो है पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो है शुंग वंश की स्थापना की गई। शुंग वंश की स्थापना की गई, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग जो थे ये मौर्यों के सेनापति थे, मौर्यों के सेनापति थे। यानी कि मौर्य के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक वृत्रथ की हत्या कर 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग का एक पुत्र भी था, इसके पुत्र का नाम था अग्निमित्र, अग्निमित्र। और इसने जो है विदिशा पर विजय पाया था, विदिशा का विजय अभियान इसने किया था, ठीक है। और यही जो विदिशा का विजय अभियान है, इसी में जो है अग्निमित्र ने यूनानियों पर विजय पाई थी, यूनानियों पर इसने विजय प्राप्त की थी। जो पुष्यमित्र शुंग है, यानी कि शुंग काल में जो है इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र थी। लेकिन बाद में जो है इसको विदिशा मतलब स्थानांतरित किया गया, बाद में विदिशा राजधानी बन गया, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग जो है एक ब्राह्मण होने के नाते, ठीक है, ये ब्राह्मण था, तो एक ब्राह्मण होने के नाते इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, अश्वमेध इन्होंने यज्ञ करवाया 2, ठीक है। और इसमें जो पुरोहित थे वो पतंजलि थे, पुरोहित पतंजलि थे, ठीक है, पतंजलि पुरोहित थे, ठीक। और शुंग काल में ही पटना पर एक आक्रमण भी हुआ था, शुंग काल में ही पाटलिपुत्र पर यवन आक्रमणकारी डेमिट्रियस, ठीक है, डेमिट्रियस का आक्रमण हुआ। देखो पुष्यमित्र शुंग जो है ये मौर्य का सेनापति था, इसलिए इन्होंने जो है सेनानी की उपाधि धारण की थी, सेनानी की उपाधि इन्होंने धारण की। वजह क्या है, कारण क्या है, क्योंकि ये जो है मौर्यों के सेनापति थे, ठीक है, लंबे समय तक रहे थे, इसलिए इनको इसी रूप में जाना जाता था। फिर जब राजा ये बन गए तो इन्होंने सेनानी की उपाधि धारण किए थे। ऐसा कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग के बाद जो है, पुष्यमित्र शुंग के पश्चात इस वंश में 9 शासक हुए, इस वंश में 9 शासक हुए। और इसमें जो सबसे प्रमुख थे वो अग्निमित्र थे, ठीक है, इन्हीं का पुत्र। और दूसरा जो है वसु ज्येष्ठ था, तीसरा वसुमित्र था, ये सारे प्रमुख हैं। चौथा जो है भद्रक था, पांचवा भागवत था, और एक देवभूमि, ठीक है, ये सारे प्रमुख राजा थे शुंग के। शुंग काल में ही जो है ये ब्राह्मण थे, इसलिए इसके काल में संस्कृत भाषा का उत्थान हुआ, ठीक है, संस्कृत भाषा
और साथ में ब्राह्मण धर्म का, ठीक है, ब्राह्मण धर्म का जो है पुनरुत्थान हुआ, पुनरुत्थान हुआ। जो आप मनुस्मृति देखते हो, ठीक है, उसके वर्तमान स्वरूप की रचना भी जो है स्वरूप स्वरूप की रचना शुंग काल में ही हुई, शुंग काल में ही हुई थी। और इसी में जो है यानी कि मनुस्मृति में, ठीक है, चारों वर्णों में श्रेष्ठ जो है, क्योंकि उस समय राजा भी ब्राह्मण है, तो चारों वर्णों में श्रेष्ठ जो है ब्राह्मणों को बताया गया था, ठीक है, ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताया गया। तो ये बातें थी पुष्यमित्र शुंग को लेकर, ठीक है। देखो, पुष्यमित्र शुंग जो है यह ब्राह्मण था और इसने जो है मगध साम्राज्य पे अपना अधिकार भी जमा कर रखा, मगध साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा के रखा, ठीक है। देखो, इसने सिर्फ मगध साम्राज्य को मतलब अधिकार नहीं जमाया, बल्कि इसकी रक्षा की थी। वो एक तरफ यवनों से इसकी रक्षा की, यवनों से इसकी रक्षा की, ठीक है। दूसरी ओर जो है वह अपने साम्राज्य में जो वैदिक धर्म था, ठीक है, या जो कर्मकांडीय विधि थी, कर्मकांडीय आदर्शों, ठीक है, इसकी स्थापना की, कर्मकांडीय आदर्शों की स्थापना की, जो सम्राट अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे, ठीक है। यही कारण है कि इस काल को, यानी कि जो पुष्यमित्र शुंग का काल है, इसीलिए इसको जो है वैदिक या ब्राह्मण धर्म पुनर्जागरण का काल कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक। देखो, जो बौद्ध ग्रंथ है इसके अनुसार कहा गया है कि पुष्यमित्र शुंग ये ब्राह्मण धर्मावलंबी होने के नाते, ब्राह्मण धर्मावलंबी होने के नाते बौद्ध धर्मावलंबियों पर बहुत अत्याचार किया, ठीक है। ये ब्राह्मण धर्मावलंबी था, इसलिए इसने बौद्ध धर्मावलंबी मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले, ठीक है, लंबियों पर अत्याचार किया, ऐसा बौद्ध ग्रंथ में बताया गया है, ठीक है। इसमें यह भी कहा गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध स्थलों को ध्वस्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया। बौद्ध ग्रंथ में ये कहा गया है कि जो अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, उसको ध्वस्त पुष्यमित्र शुंग ने ही किया। तो अशोक द्वारा निर्माण कराए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट कौन किया? पुष्यमित्र शुंग ने किया, ठीक है। ये बौद्ध ग्रंथ द्वारा कहा गया है। लेकिन एक बातें और कही जाती है कि पुष्यमित्र शुंग जो है कुछ बौद्धों को अपना मंत्री भी बनाया था, कुछ बौद्धों को अपना मंत्री बनाया, ठीक है। अगर आप पुराण को देखे होगे तो इसमें कहा गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्ष तक शासन किया, ठीक है। इसका 36 वर्ष तक शासन रहा, ठीक है। और जो पुष्यमित्र का साम्राज्य है ये उत्तर में हिमालय, ठीक है, दक्षिण में बरार,
ठीक है। पश्चिम में पंजाब और पूर्व में मगध तक फैला हुआ था इसका साम्राज्य। ठीक। और जब पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु हो गई तो इसके पश्चात जो है इसका पुत्र, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग का पुत्र कौन था? अग्निमित्र। अग्निमित्र जो है ये शासक बना। ठीक है। और इसी अग्निमित्र की चर्चा जो है आप, जो कालिदास द्वारा लिखा गया नाटक है, यानी मालविका अग्निमित्र, ठीक है, मालविका अग्निमित्रम, ठीक है, ये नाटक है, इसी में जो है अग्निमित्र की चर्चा की गई है। पुष्यमित्र शुंग का एक और प्रयास था जो जानना जरूरी है, जैसे कि जो पुष्यमित्र शुंग थे इनके प्रयास से ही जो है पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। ठीक है, अष्टाध्यायी इसकी रचना की इनके प्रयास से। इनके प्रयास से ही जो है पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। ठीक। देखो जो ये पाणिनि है ना, ये मनेर के रहने वाले थे और मनेर जो है वो पटना है। ठीक है, तो ये पटना के निवासी थे पाणिनि। ठीक। इसके अलावा जो शुंग वंश का एक और शासक आया और ये 9वां शासक था शुंग वंश का, और इनका नाम जो है भागभद्र था। इसको कहीं कहीं पर भागवत भी लिखा गया है। ठीक। और इसी के शासनकाल के 14वें वर्ष तक्षशिला के यवन शासक, इनका नाम याल्किड्स था। याल्किड्स। ठीक है। और याल्किड्स का राजदूत था, इनका नाम जो है हेलियोडोरस था। ठीक है। और हेलियोडोरस ने ही जो है विदिशा में जो है गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। गरुड़ स्तंभ जो है किसी के सम्मान में स्थापित किया गया था, यानी कि वसुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया गया था। ठीक है। शुंग वंश का 9वां शासक भागवर्ध था, यानी इसको कभी भागवत भी कहा जाता है। ये इसके शासनकाल के 14वें वर्ष तक्षशिला के यवन शासक एंटियालिकिड्स के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया, और गरुड़ स्तंभ स्थापित जो है ये वसुदेव के सम्मान में करवाया था। ठीक। शुंग काल में ही जो है जो पाषाण शिल्प था, ठीक है, पाषाण शिल्प स्थापत्य, यानी पत्थरों पर जो चित्र उकेरा जाता था, ये अपने शिखर तक पहुंच गया था। और इसी में आप लोग देखोगे एग्जाम्पल के तौर पर जो बोध गया है, ठीक है, बोध गया के स्तूप आप देख लो, ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है। बेष्टनी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है। वेदिकाएं, ठीक है, ये हो गया, तोरण द्वार हो गया। ठीक है। तो इस काल में जो है ये अपने शिखर तक पहुंच गया था पाषाण शिल्प स्थापत्य। ठीक। शुंग काल की अनमोल थाती ये बुलंदी बाग से प्राप्त हुआ है। बुलंदी बाग से प्राप्त स्तंभ है। ठीक है। और ये जो अनमोल थाती है, इसी में जो है नाग पुष्प शिल्प अंकित किया गया है।
एक अंकित किया गया। और इसका संबंध जो है पूजन से संबंध है। इसके अलावा आपने ये भी देखा था कि जो बोध गया है वहाँ पर जो विशाल मंदिर है, विशाल मंदिर, इसके चारों ओर जो है वेदिका बनाई गई है। ठीक है, पाषाण वेदिका मिला है और इसका निर्माण जो है शुंग काल में किया गया था। और ये जो वेदिका है इसमें आप कमल देखोगे, ठीक है, राजा देखोगे, रानी देखोगे, ठीक है, पुरुष है, पशु है, ठीक है, बोधि वृक्ष है, छत्र है, ठीक है, त्रिरत्न है, ठीक है, कल्प वृक्ष है, ये सारा है। इसके अलावा जो शुंग कालीन समाज था, शुंग कालीन समाज, इसमें बाल विवाह का प्रचलन था। ठीक है, यानी कि जो कन्या होती थी उसकी 8 से 12 वर्ष के अंदर जो है मतलब शादी कर दिया जाता था। ठीक है, इसलिए बाल विवाह का प्रचलन था। और इसका जो अंतिम शासक है वो देवभूति था। ठीक, इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं। पुष्यमित्र शुंग के बाद जो है, यानी कि शुंग वंश के बाद कब्न वंश का आगमन हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कब्न वंश। ठीक, देखो जो ये पुष्यमित्र शुंग यानी शुंग वंश का जो अंतिम शासक देवभूति था, इसकी 75 ईसा पूर्व में हत्या कर दी जाती है। ठीक, और हत्या जो है इसी का सचिव वासुदेव करता है। वासुदेव द्वारा जो है इसकी हत्या कर दी जाती है, इसकी हत्या कर। और वासुदेव जो है ये कब्न वंश की स्थापना करता है। ठीक, तो कब्न वंश जो है वासुदेव द्वारा स्थापित किया गया। और इसमें कई सारे शासक आए, जैसे कि वासुदेव के पश्चात जो है भूमिदेव आया। ठीक है, इसके बाद नारायण आया। ठीक है, सुशर्मा शासक बने थे, ये सारे इसके शासक थे। ठीक, ऐसा कहा जाता है कि वसुदेव जो है वो 9 वर्ष तक, ठीक है, शासक रहा। और इसकी जानकारी जो है यानी कि 9 वर्ष तक शासन रहा, या इस वंश की जानकारी, ठीक है, वंश की जानकारी जो है इसका स्रोत पुराण है। पुराण में इसकी चर्चा की गई है। ये जो है कब्न ब्राह्मण थे, कब्न जो है वो ब्राह्मण थे। और इसी के शासन काल में जो है मगध राज संभवतः पाटलिपुत्र के क्षेत्र तक सीमित हो गया, यानी कि जो मगध का राजनीतिक महत्व था वो लगभग समाप्त हो गया था। राजनीतिक महत्व लगभग समाप्त हो गया। और कब्न वंश का जो अंतिम शासक था, अंतिम शासक को इसमें कुछ ऐसा हुआ नहीं, इसलिए जो है ना इसको शॉर्ट में लो, आंध्र यानी कि सातवाहन ने अपदस्थ कर दिया। ठीक, इसके बाद कुषाण वंश आता है। और कुषाण वंश की स्थापना लगभग 100 ईसा पूर्व में होता है। ठीक, और इसकी स्थापना जो है कुजुल कडफिस द्वारा किया गया था।
और जब कुजुल कटफिश की मृत्यु हुई तो इसके बाद जो है भीम कटफिश ये राजा बना। ठीक है, यही भीम कटफिश था जिसने यानी सोने के और तांबे के सिक्के चलाए थे। और इस सिक्के पर जो है शिव हो गया, नंदी हो गया, त्रिशूल हो गया, इस तरह की आकृतियां मिली है इसी सिक्के पर मिली है। ठीक, इसके बाद भीम कटफिश के बाद जो है कनिष्क कुषाण वंश का राजा बना। और ये जो कनिष्क है ये सर्वाधिक प्रतापी और शक्तिशाली राजा था इस वंश का, सर्वाधिक प्रतापी और शक्तिशाली राजा था। ठीक है, कनिष्क ने जो है अपनी राजधानी पुरुषपुर यानी कि जो पेशावर पाकिस्तान है, ठीक है, पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाया। इसकी दूसरी राजधानी भी थी और इसकी दूसरी राजधानी जो है मथुरा था। इसके अलावा जो है कनिष्क ने एक संवत चलाया था, संवत चलाया और ये 78 ईस्वी में चलाया था। ठीक है, इसी संवत को जो है शक संवत कहा जाता है। ठीक है, और यही शक संवत है जिसको भारत सरकार प्रयोग में ले रही है, प्रयोग में लिया जाता है शक संवत का। ये 78 ईस्वी में चलाया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और कनिष्क जो है ये बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। साथ ही बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो है जो महायान संप्रदाय है, ठीक, इसका अनुयायी था। इसके अलावा जो है कनिष्क के ही शासनकाल में जो आपने गांधार शैली का नाम सुना होगा, गांधार शैली, इसके अलावा आपने मथुरा शैली का नाम सुना होगा, इसका विकास जो है कनिष्क के ही काल में हुआ था। ठीक है, देखो जो श्री धर्मपिटक है, श्री धर्मपिटक निदान सूत्र, इसका चीनी अनुवाद, ठीक है, इसके चीनी अनुवाद से ज्ञात होता है कि, ठीक है, कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां के शासक को हराकर हर जाने के रूप में मगध के प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष तथा बुद्ध का भिक्षा पात्र प्राप्त किया था। ठीक है, ऐसा जो है चीनी अनुवाद में बताया गया। ठीक है, और ये जो आप अश्वघोष देख रहे हो, इसके द्वारा जो है कई ग्रंथों की रचना की गई थी, जैसे कि आप बुद्ध चरित्र का नाम सुनते हो। ठीक है, इसके द्वारा रचना किया गया था सूत्रालंकार, ठीक है, अलंकार, इसकी रचना की गई थी सौंदर्यनंद। ठीक है, इन ग्रंथों की रचना की गई थी किसके द्वारा? अश्वघोष के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा कनिष्क के दरबार में जो है कई सारे विद्वान भी मौजूद थे। ठीक है, जैसे विद्वान में जो है पार्श्व मौजूद था, ठीक है, वसुमित्र मौजूद था। ठीक, इसके अलावा अश्वघोष,
ठीक है, जिसको हर्जानी के रूप में ये प्राप्त किया था। ठीक, ये सारे जो है बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, और विद्वान के रूप में नागार्जुन, ठीक है, ये था। इसके अलावा आपने चरक का नाम सुना होगा, ये चिकित्सा विज्ञान में माहिर थे। ये सारे जो है इनके दरबार में, कनिष्क के दरबार में मौजूद था। देखो, चरक जो है वो कनिष्क के दरबार में जाने माने चिकित्सक थे, इसलिए जो है इनके द्वारा जो है एक शास्त्र, मतलब शास्त्र पर, चिकित्सा शास्त्र पर एक ग्रंथ लिखा गया। चिकित्सा शास्त्र पर एक ग्रंथ लिखा गया और वो था चरक संहिता। ठीक है, चरक संहिता इन्होंने लिखा था। इसके अलावा जो है, जो कनिष्क का अंतिम मतलब कनिष्क कुल का अंतिम शासक या अंतिम महान सम्राट, वो वासुदेव था। ठीक, इसके बाद जो हम लोग देखेंगे गुप्त काल में बिहार।